भारतीय संविधान की सीरीज में अब तक हम लोगों ने 1909 तक के एक्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम यानी कि भारत शासन अधिनियम। जिस प्रकार 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था, वैसे ही भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था, जो 1919 में आया था। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते थे। इसके तहत मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय तत्कालीन भारत के राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो तत्कालीन समय के भारत के वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को या भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। हम इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे और जानेंगे कि इस अधिनियम ने क्या क्या बदलाव किए भारतीय शासन प्रणाली में तत्कालीन समय की। सबसे पहले हम बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम की पहली विशेषता ये थी उसके कि उसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की, यानी कि दो सदन हो गए केंद्र में। एक था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधान परिषद, यानी कि दो सदन हो गए केंद्र में। और इस तरह भारत शासन अधिनियम 1919 की पहली विशेषता ये थी कि द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अगर हम अगली बात करें विशेषता की, तो देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो था वो 1892 के अधिनियम के द्वारा पहले ही आ चुका था, लेकिन उसमें चुनाव शब्द का जिक्र नहीं था। लेकिन इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की बात करी गई। साथ में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जो जनक है, जो जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है लियोनेल कार्टियस को। किसे? लियोनेल कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। अगले पॉइंट पे आएंगे अगर हम, तो इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय जो विषय थे, द्वैध शासन प्रणाली आ गई थी, वो इस तरीके से अब हम उसको समझेंगे कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरे आरक्षित विषय, यानी कि प्रांत पर दो तरीके से शासन किया गया। एक शासन कर रहा था गवर्नर और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था एक प्रशासन, और दूसरा हो रहा था गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद की माध्यम से। हम इसको फिर से समझेंगे कि प्रांतीय विषय को पुनः दो भागों में बांट दिया गया द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत, और जिसे कहा गया नंबर 1 हस्तांतरित विषय और दूसरे थे आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वो थे जिसमें शिक्षा आता था, पुस्तकालय आता था, स्थानीय स्वायत्त शासन आता था, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर आदि चीजें इसके अंतर्गत आती थी, यानी कि हस्तांतरित विषय। और इनसे संबंधित जो नियम कानून बनाते थे वो बनाता था गवर्नर और उसकी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा। इस पर कानून नियम बनाए जाते थे इन विषयों पर। साथ ही अगर हम लोग आरक्षित विषयों की बात करें, रिजर्व्ड सब्जेक्ट की बात करें, तो इसमें आता था रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण,
औद्योगिक विभाग, मोटर गाड़ी एवं छोटे बंदरगाह और कुछ सार्वजनिक सेवाओं भी इसके अंतर्गत आती थी। और आरक्षित विषयों का जो प्रशासन होता था वो करता था कौन? गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा इस पर शासन होता था। इस तरीके से द्वैत शासन प्रणाली को इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू कर दिया गया। अगली विशेषता अगर हम बात करेंगे तो इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। एक थे निर्वाचित सदस्य, दूसरे थे मनोनीत सरकारी सदस्य और तीसरे थे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। अगर विधान परिषद में इन सदस्यों की संख्या का अनुमान लगाएं या उनको मापें तो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 71%। कितनी थी? 71%। वही मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या थी 18% और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थी 11%। ये 71% निर्वाचित सदस्य 71% थे, मनोनीत सरकारी सदस्य 18% थे और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% थी। अगली विशेषता की बात करें इस अधिनियम की तो इस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की तो 1909 के अधिनियम द्वारा ही आ चुका था, जब मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन उनको कुछ सुविधाएं दी गई। इस अधिनियम के द्वारा इस सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को और विस्तृत रूप दे दिया गया और बड़ा कर दिया गया। अब ये जो अंग्रेजों द्वारा एक नई चाल करी गई, उन्होंने क्या किया कि अब इस क्षेत्र को बढ़ा दिया, इसमें सिखों को जोड़ दिया सांप्रदायिक निर्वाचन में, ईसाइयों को जोड़ दिया, आंग्ल भारतीयों को जोड़ दिया तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तार दे दिया गया। यानी कि पहले केवल 1909 के अधिनियम द्वारा पहले केवल मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1919 के अधिनियम द्वारा अब इस सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन का सिद्धांत है उसको और विस्तृत रूप दे दिया गया। उसमें सिखों को शामिल किया गया, उसमें ईसाइयों को शामिल किया गया, आंग्ल भारतीयों को शामिल किया गया और यूरोपियों को भी इसमें शामिल किया गया। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक सामान्य और दूसरे विशिष्ट। निर्वाचन क्षेत्रों को कितने 2 भागों में इसको बांट दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया, एक था सामान्य और दूसरे थे विशिष्ट। जो सामान्य वर्ग था, जो सामान्य था उसके अंतर्गत आते थे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि आते थे। जबकि विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत भूस्वामियों को मौका दिया गया, विश्वविद्यालय में के जो जुड़े हुए लोग थे उनको दिया गया और व्यापार मंडल के आदि के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। यानी कि 2 तरीके के निर्वाचक मंडल हुए, एक सामान्य निर्वाचक मंडल था और एक विशिष्ट निर्वाचक मंडल था। सामान्य निर्वाचन मंडल में जो शामिल किए गए उन्होंने उसमें किए गए हिंदुओं को, मुस्लिमों को, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि को सामान्य निर्वाचक मंडल के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया। जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों को, विश्वविद्यालयों को और व्यापार मंडल आदि के प्रतिनिधियों को विशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया। अगली विशेषता की बात करें अगर हम इस अधिनियम की तो इसके तहत, इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई या लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम द्वारा किया गया। और इस अधिनियम में पहली बार
केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, उसको पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल है, यह केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। किस पे बना सकता है? केंद्रीय सूची के विषय पर कानून बना सकता है। यानी केंद्रीय सूची में जो विषय दिए गए होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्रीय विधानमंडल को है। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत रुकावट है, वो है परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। भले ही केंद्रीय विधानमंडल केंद्रीय सूची पर के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन करना गवर्नर जनरल का अधिकार में था कि इसको मान्य किया जाए या नहीं किया जाए। अगली विशेषता की बात करेंगे तो ऐसे ही प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषय पर, प्रांतीय जो लिस्ट होगी, सूची होगी, उसमें जो विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल को दिया गया। परंतु यह अधिकार भी पूर्णता से एब्सोल्यूट नहीं था। इसमें भी गवर्नर को अधिकार था, उसको अधिकार दिया गया था, और यह अधिकार भी प्रांतों के पास एक प्रकार से सीमित था। एब्सोल्यूट पूरी तरह से इसको अधिकार को नहीं दिया गया कि इनके द्वारा बनाया गया कोई नियम या कानून को पूरी तरह से मान लिया जाएगा। अगर गवर्नर चाहेगा तो वो मान्य कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट विशेषता की बात करें, एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। साथ ही जब ये अधिनियम बना, उसके साथ ही इसमें एक चीज और जुड़ कर आई थी कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। और इस वैधानिक आयोग को हम सभी लोग जानते हैं। इस वैधानिक आयोग का नाम था साइमन कमीशन। वैधानिक आयोग का नाम क्या था? साइमन कमीशन। ये आयोग आया था जो इस अधिनियम के बारे में जांच करता और बताता कि ये कहां तक अच्छा था और कहां तक खराब था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह अधिनियम भारतीयों को की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाया। एक प्रकार से भारतीयों को जो चाहिए था इस अधिनियम के द्वारा या सरकार से उनकी जो मांग थी वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाया। केवल एक प्रकार से ढकोसला ही साबित हुआ। साथ ही वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसको लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से ये नियम लाया गया था। इसमें किसी प्रकार की भारतीयों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार ये भारत 1919 का अधिनियम है। इस 1919 के अधिनियम की हमने महत्वपूर्ण विशेषताओं को पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे और जिस किसी भी विद्यार्थी को अगर ये PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से उसे प्राप्त कर सकते हैं।